मॉर्निंग। बैठे रहो बैठे रहो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखना मास्क पहन के आवाज आ जाएगी क्या? देखते हैं। अभी मैंने बोला ही नहीं है। आ रही है? कम आ रही है? देना लास्ट मैंने क्या पढ़ाया था? देखिए किसी ने सुबह सुबह डाउट लिख दिया है कि एवलांच ब्रेकडाउन एक बार फिर से बता दें। तो उसमें कुछ भी नहीं था। आपका जो डिप्लीशन लेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन होल बन गए थे। यही हुआ था ना बहुत सारे। तो उसके दो रीजन दिए थे। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस बॉन्ड को तोड़ने लग जाए तो जीनर ब्रेकडाउन कहलाएगा। और अगर उसको कौन ब्रेक डाउन करने लग जाए, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पीड अप होते हैं आपका क्या कहते हैं डिप्लीशन लेयर से, तो वो स्पीड अप होके बॉन्ड से टकरा टकरा के क्या करें, बॉन्ड को तोड़ दें, तो उसको एवलांच ब्रेकडाउन कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डायोड के बारे में। तो डायोड कैसा डिवाइस होता है? डायोड एक ऐसा डिवाइस जो करंट अलाउ करता है एक डायरेक्शन में और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में करंट अलाउ। तो डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है in one direction and does not allow in other direction। मतलब एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है। अर्लियर डेज में जो हमारा डायोड है ना, उसकी तरह वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में लिया जाता था। लेकिन बाद में अब डायोड की तरह किसको यूज में लिया जाता है? पीएन जंक्शन को। तो जैसे जो डायोड होता है उसका सिंबल ये है, इस तरीके का। ओके। ये जो आप देख रहे हैं ना ये सिंबल, इसमें ये एरो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो को। तो ये हमारे पास एरो के डायरेक्शन में करंट अलाउ होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि इधर करंट अलाउड है और इस डायरेक्शन में करंट नॉट अलाउड। तो ये बेसिकली एरो को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरफ करंट अलाउड है और किस तरफ करंट अलाउड नहीं है। ठीक है। और अब हमारा जो पीएन जंक्शन होता है वो डायोड की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम ये सोचे कि अब आपने डायोड की तरह किसको यूज में ले लिया, पीएन जंक्शन को, तो करंट इधर अलाउ होना चाहिए। तो ये आपका पी साइड होगा और ये, क्योंकि हमने देखा था कि पी से एन की तरफ करंट अलाउ है लेकिन एन से पी की तरफ करंट अलाउ नहीं है जब तक ब्रेकडाउन ना हो। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक करंट एन से पी की तरफ अलाउड नहीं होगा। हालांकि वो करंट बहुत स्मॉल करंट है। अगर आप एचसीवी में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उन्होंने आपको रिवर्स बायस के भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। समझ गए क्या? वो करंट बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो सर्किट में वो ऑलमोस्ट क्या कंसिडर किया जाता है, जीरो किया जाता है। और जिस ब्रांच में वो लगा होगा अगर वो रिवर्स बायस कंडीशन में है तो करंट अलाउड नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम लोग ना डायोड सर्किट्स में डायोड की बात करेंगे। तो आपका जो पीएन जंक्शन है ना वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। और डायोड को सर्किट्स में जब हम यूज करेंगे तो एक डायरेक्शन में करंट अलाउड होगा और दूसरे डायरेक्शन में करंट अलाउड नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अब डायोड के बैकग्राउंड में कौन है? पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है
और रिवर्स बायस में करंट को अलाउ। अच्छा, बहुत अगर हम परफेक्टली बात करें तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत लो होता है। आइडियली हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। और अगर आप देखें कि फॉरवर्ड बायस में उसने नी वोल्टेज के बराबर अप्रोक्सीमेट ड्रॉप भी लिया था और उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस था। लेकिन एक आइडियल ग्राउंड पे अगर हमसे कहा जाए कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, मैं आपको उसका नी वोल्टेज नहीं बताऊं, मैं उसका आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ना बताऊं, तो आपको ऐसा मानना है कि उसने अपने ऊपर कोई ड्रॉप नहीं लिया है। समझ में आई बात? बस वो सिर्फ सीधा करंट अलाउ करने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डायोड है आपका पीएन जंक्शन, मैंने कहा कि ये हमारा आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड। तो मैंने इसका नी वोल्टेज भी नहीं बताया आपको और रेजिस्टेंस भी नहीं बताया, तो जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा आइडियल मानेंगे आप। तो ये अगर आपको फॉरवर्ड बायस मिलता है, कैसा मिलता है? फॉरवर्ड बायस का मतलब इधर का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा, इधर का पोटेंशियल। तो अगर सर्किट में आपको पता चल जाए कि ये फॉरवर्ड बायस है, तो हाँ, आप समझने के लिए उसको डायोड जहां पर लगा है वहां पर एक शॉर्ट वायर जैसा बिहेव करेगा। किसकी तरह? शॉर्ट वायर का मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर। शॉर्ट वायर का मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर फॉरवर्ड बायस डायोड अगर पता चला तब आप इसको शॉर्ट वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मैंने आपको इसका कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, ना आपको इसका नी वोल्टेज पता है, ना ही आपको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस पता है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। सपोज मैंने आपको ये बताया कि ये डायोड, इसका आर जो है ना वो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है। क्या है? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। और बाय चांस ये हाई पोटेंशियल पर है और ये, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस आ गया? तो पता है सर्किट में इसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा? तो हमें दिख रहा है इसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दिया गया है, नी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वायर बना देंगे, वायर बना देंगे जिसका रेजिस्टेंस है। क्या वायर का भी तो रेजिस्टेंस होता है यार। तो एक वायर बना दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो ये एक रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया? लेकिन ये किस कंडीशन पे? फॉरवर्ड बायस। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दिया कि ये डायोड है, समझना, और मैंने आपको बता दिया कि इसका नी वोल्टेज कितना है। सपोज आपको इसका नी वोल्टेज पता है, ठीक है, और बाई चांस ये डायोड आपको किस कंडीशन में मिला, ये हाई पोटेंशियल का पार्ट आ रहा है और ये लो पोटेंशियल, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है अभी? फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में पता है क्या होगा? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इस तरह से अपने ऊपर ड्रॉप लेगा, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड बायस में इधर हाई और इधर लो लगाया है, और नी वोल्टेज कितना ड्रॉप इस पर आ रहा है। तो उस ड्रॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको एक बैटरी बना देंगे। हालांकि ये बैटरी नहीं है, ध्यान रखना, ये बैटरी नहीं है, लेकिन हम इसको क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखाने के लिए कि इसने अपने ऊपर कितना ड्रॉप लिया है, नी वोल्टेज के बराबर। तो ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, नी के बराबर। तो उसको दिखाने का क्या तरीका है कि हम इसको क्या बता देंगे, एक बैटरी शो कर देंगे जो इधर हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल की तरह दिख रहा होगा। समझ में आई बात? तो ये किस कंडीशन में करना है, जब आपको ये बताया जाए कि इसका नी वोल्टेज कितना है। तो फिर फॉरवर्ड बायस में ये नी वोल्टेज के बराबर ड्रॉप लेगा। आपने देखा था नी वोल्टेज के बाद हम ग्राफ को ऐसे सीधा ले जा रहे थे। हालांकि इसमें भी कुछ वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा आइडियल कंसर्न बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? मान लीजिए यही डायोड, ये बार बार मैं किस कंडीशन में लिख रहा हूं इसको, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी मान लीजिए मैंने आपको ये डायोड दे दिया, बाय चांस मैंने आपको बता दिया कि इसका नी वोल्टेज कितना है, ओके, और आपको ये भी पता है कि आर इसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है। क्या है? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। तो हमारे पास, अगर ये आपको किस में मिला, फॉरवर्ड
बायस में फॉरवर्ड बायस किसको कहते हैं? जब आप इधर ये चेक करें कि ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, इधर लो पोटेंशियल से। तो क्योंकि मैंने आपको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी दिया है और इसका नी वोल्टेज भी दिया है, तो ये इस तरह से रिप्लेस होगा। पी से एन की तरफ ड्रॉप लिया जाएगा कितने का? नी के बराबर, और प्लस ये इधर स्मॉल आर। क्लियर है? तो ये आपको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इस तरह से रिप्लेसमेंट किया जाता है, अलग अलग कंडीशन में। मतलब कुछ नहीं दिया जाए तो उसको शॉर्ट वायर बना देंगे, अगर आपको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस पता है तो वो रेजिस्टेंस लगा देंगे, नी वोल्टेज पता है तो उसको एक बैटरी की तरह रिप्लेस करते हैं, जिधर पी की साइड हाई बनेगा और एन की साइड लो बनेगा। और अगर आपको उसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी दिया जाए और नी वोल्टेज भी दिया जाए तो इस तरह से रिप्लेस होगा। ये सारे किस कंडीशन में आ रहे हैं? फॉरवर्ड बायस। समझ में आई बात? तो इधर देखिए, हमारे पास ये जो सारी कंडीशंस हैं, एक मिनट इधर देख लो, पहले लिख लेना, ये जो सारी कंडीशंस हैं ये रिप्लेस करने का तरीका है। सर्किट में कोई बैटरी नहीं आई है, वो दिखाने का तरीका है कि पोटेंशियल ड्रॉप किस तरह से एक्सेप्ट होगा। यस और नो? और अगर आपको डायोड रिवर्स बायस में मिल जाए, किस में मिल जाए? रिवर्स बायस। इन जनरल जब तक हमें कुछ डेटा वगैरह प्रोवाइडेड नहीं होता है तो हमारे लिए रिवर्स बायस में करंट अलाउड नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं कि अभी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और ब्रेकडाउन नहीं होने का मतलब कि अभी उसमें से कोई करंट पास। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका ये डायोड है और ये किस कंडीशन में? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब आपको पता चल रहा है कि इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल, इस तरह से ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है। अब आपको चाहे नी वोल्टेज दिया हो, चाहे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, क्योंकि ये है ही नहीं किसमें, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस की तो कोई भी प्रॉपर्टीज दी हो उससे हमें मतलब, फाइनली दिस इज इक्वलेंट टू शॉर्ट नहीं ओपन सर्किट। फाइनली इट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट। इस ब्रांच से ये करंट पास करने नहीं देगा। आप एचसीबी में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उन्होंने आपको रिवर्स बायस रेजिस्टेंस दिया है, तो फिर आप यहाँ क्या रिप्लेस करेंगे? रिवर्स बायस में जैसे उसने आपको दे दिया कि 10⁻⁶ ओम की तरह बिहेव कर रहा है, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो वैसे ही उस ब्रांच में करंट बहुत नेग्लिजिबल आएगा। बात समझ गए? लेकिन अगर वो कुछ रिवर्स बायस आपको रेजिस्टेंस देते हैं तो फिर उसको कनेक्ट करेंगे। बट मैक्सिमम जगह जब भी आपको रिवर्स बायस डायोड मिलेगा, आप क्या कहेंगे कि सर्किट में किसकी तरह बिहेव करेगा? वो एक ओपन सर्किट की तरह। लेकिन कब? जब वो रिवर्स बायस मिलेगा। इन जनरल जब तक आपके पास डेटा नहीं है आप उसको रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन नहीं कराएंगे। तो ये जो आप शो देख रहे हैं ये रिप्लेस करने का तरीका है। एक्चुअल में तो वहां डायोड ही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डायोड ही लगा हुआ है, लेकिन आप उसको शो करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। तो फॉरवर्ड बायस में वेरियस कंडीशंस हैं, रिवर्स बायस में डायरेक्ट आप उसको खोल दें। डायोड सर्किट्स बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। एक बार रिप्लेसमेंट हो गया तो फिर वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर आप चाहो लूप इक्वेशन, आप चाहो नोडल एनालिसिस, किसी के थ्रू भी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हर जगह ये जरूर लिखना कि दिस डायोड इज फाउंड इन फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सर्किट से करंट पास नहीं करेगा। ओके, ये रिप्लेस करने का तरीका है। एक बार आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बना देगा वो उसको, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। डायोड का जो सिंबल है वो एरो को, ये एरो की तरह है। एरो ये बताता है कि इधर अलाउड है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाउड। अभी तक आप जितने भी सर्किट्स में एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं वो दोनों तरफ से सिमिलर बिहेवियर रख रहे थे, चाहे वो रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, लेकिन ये एलिमेंट दोनों तरफ से सिमिलर बिहेवियर नहीं रखता है।
अच्छा, कभी कभी ना आपको डायोड के ऊपर सिलिकॉन या जर्मेनियम लिखा हुआ मिल सकता है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम लिख के देने का पर्पस ये होता है कि हमें उसका नी वोल्टेज पता है। नी वोल्टेज कितना है? सिलिकॉन का 0.7 और जर्मेनियम का। तो अगर हम उसके ऊपर सिलिकॉन या जर्मेनियम लिख के दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए वो क्या कंडीशन बन जाएगा? वो इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी कि आपको नी वोल्टेज पता है, क्वेश्चन देगा नहीं, आपको पता है। तो आपको उस तरह से रिप्लेस करना होगा जैसे हम यहाँ नी वोल्टेज वाले केसेस में रिप्लेस कर रहे हैं। इस केस में फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दिया है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा। तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 लिया जाता है और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लिया जाता है। कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, करेंगे ही। पोटेंशियल ड्रॉप, देखो इसने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। इसने पूछा सिर्फ सीधा ना जो डायोड है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं मैं, है ना। और ये कह रहा है कि सर अगर मान लो, उसका कहने का पर्पस क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सर ये शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड तो क्या होगा, वो इमीडिएट बैटरी को उड़ा देगा, इमीडिएट डिस्चार्ज कर देगा उसको। क्या कर देगा? क्योंकि उसके ऊपर ड्रॉप वो 0 एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वो 0 रेजिस्टेंस शो करेगा, बहुत हाई करंट को फ्लो कराएगा। बैटरी हम लोग आइडियल कॉन्सेप्ट में कहेंगे कि इमीडिएटली क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। समझ में आई बात? लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, चाहे लो से लो हो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन आइडियल बैकग्राउंड में बात करें, आप कह दो कि सर ये फॉरवर्ड बायस एक आइडियल डायोड था और आपने 5 वोल्ट के अंडर लगा दिया, ऊपर तो कह रहा है कि शॉर्ट होना चाहिए, तो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा इमीडिएटली। जैसे आप लोग जानते हो ना, शॉर्ट करने पे बैटरी खराब हो जाती है, तो इमीडिएट वो बैटरी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? तो देखिए, जो डायोड सर्किट्स में अगर आप ये रिप्लेसमेंट कर लेते हैं तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाता है। डेफिनेटली पीएन जंक्शन नाउ बिहेव्स लाइक अ डायोड। पहले डायोड वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे, जब से पीएन जंक्शन आया है तब से सिर्फ पीएन जंक्शन ही किसकी तरह यूज होता है। तो डायोड इज अ कॉन्सेप्ट कि जो एक तरफ करंट को पास करे और दूसरी तरफ करंट को पास नहीं करे। तो मेरे पास देखिए एक सिंपल सा सर्किट है। मेरे पास एक यहां पर डायोड लगा हुआ है D1, इधर लगा हुआ है रेजिस्टेंस कैपिटल R, इधर एक डायोड लगा हुआ है D2, इधर रेजिस्टेंस लगा है 2R, और इन दोनों के साथ एक और डायोड लगा देते हैं, इधर रेजिस्टेंस लगा है 3R। ओके, और इधर आपने एक V वोल्ट की बैटरी को अप्लाई किया हुआ है। तो आपको बताना है करंट थ्रू दी बैटरी, करंट थ्रू दी बैटरी। ठीक है, बताइए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस, कौन सा डायोड रिवर्स बायस? पहला दूसरा फॉरवर्ड बायस है और तीसरा वाला रिवर्स बायस है। तो यहां से देखिए ये हाई पोटेंशियल है, इधर इधर लो पोटेंशियल है ना। तो ये वाला रिवर्स बायस, ये दोनों फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में कुछ भी नहीं पता है आपको कि कैसा है, यानी ये आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड बिहेव लाइक अ शॉर्ट वायर इन केस ऑफ, तो फॉरवर्ड बायस में इसको शॉर्ट कर दिया और इधर रजिस्टर कैपिटल R लगाए, इधर इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया, इधर रजिस्टर 2R लगाए, और नीचे वाला ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो ये इधर 3R लगा हुआ है, जबकि तीनों में डायोड लगे हुए हैं लेकिन वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। एक में से करंट नहीं पास कर रहा है, इस वाले में से, तो इस ब्रांच में ऑटोमेटिकली करंट क्या हो गया, 0। ओपन सर्किट दिखाने का तरीका है कि आपको पता चल जाए कि यहां से करंट पास नहीं होगा। अब मुझे बताइए ये V वोल्ट है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V है ना, इसका पोटेंशियल
0, इसका पोटेंशियल V। देखो डायोड शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी डायोड अपने ऊपर कोई भी ड्रॉप नहीं ले रहा है। तो ये V वोल्ट का ड्रॉप 2R पे भी है और R पे भी है। तो इधर अगर आपको करंट चाहिए, दैट करंट इज I1, दैट इज V बाई R, V माइनस 0 अपॉन R। यहां से करंट कितना जाएगा, I2, दैट इज V अपॉन V minus 0 upon 2R. Then what is the total current? I equals to V by R plus V by, ये V by 2R कौन बोल रहा है भाई? V by 2R और V by R, यहाँ पर I करंट आएगा, that will divide into I1 plus, मतलब I1 I2 में डिवाइड हो गया। Then what is the total current through the battery? 3V by, अब कोई मेरे से ये मत पूछना कि सर क्या हम R इक्विवेलेंट से कर सकते हैं? कर ही सकते हैं, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकाल लो 2R/3 और बैटरी से करंट आ जाएगा। मैंने दोनों इंडिविजुअली निकाल दिया क्योंकि डायरेक्ट मुझे दिख रहा है इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, इस पे भी डायरेक्ट जा रहा है, तो डायरेक्ट ब्रांचेस में करंट आ गया, टोटल करंट हमारे पास आ गया 3V/2R। जो लोअर ब्रांच है उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। ओके सिंपल होते हैं, बस आपको ट्रांसफॉर्म करना है सर्किट को। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं, ये आपके पास डायोड है, इसको मैंने सिलिकॉन का बना दिया, इस रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया 2 ओम। ये मेरे पास जर्मेनियम का डायोड है, इधर रेजिस्टेंस लगा देता हूं 4 ओम, इधर एक और डायोड लगा देते हैं, ये भी आपका जर्मेनियम का डायोड है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और इधर सपोज मैंने 10 वोल्ट की बैटरी को अप्लाई किया हुआ है। कितना? 10 वोल्ट। ओके, तो सिलिकॉन जर्मेनियम शो करने का मतलब क्या कि इनका नी वोल्टेज हमें मालूम है, सिलिकॉन का नी वोल्टेज 0.7, जर्मेनियम का 0.3, ये हमें मालूम है। इनमें से कौन कौन से फॉरवर्ड बायस में? पहले दूसरे फॉरवर्ड बायस में, और तीसरा वाला इधर से हाई पोटेंशियल, इधर से लो पोटेंशियल। तो ये फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। तो इसको पता हो चाहे जर्मेनियम है चाहे कुछ भी, लेकिन ये करंट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने अगर नोट कर लिया हो तो इस तरफ हमारे पास देखिए, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने में क्या करें, इधर देखो फॉरवर्ड बायस है ना, नी वोल्टेज, लेकिन ड्रॉप आता है P से N की तरफ। ड्रॉप किधर आता है? P से N की तरफ। तो यहां पर ऐसी बैटरी दिखानी पड़ेगी आपको। ओके, इधर भी ऐसी बैटरी दिखानी होगी, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये तो स्टिल ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इधर क्या लगाया हुआ आपने? 10 वोल्ट। ठीक है, तो सिलिकॉन का नी वोल्टेज, तो ये 0.7 का ड्रॉप अपने ऊपर एक्सेप्ट करेगा, ये जर्मेनियम अपने ऊपर 0.3 का ड्रॉप एक्सेप्ट करेगा, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यही है ना। और इधर क्या लगा हुआ है? 10 वोल्ट। तो अब आप चाहो तो लूप इक्वेशन से कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। मैं इसको पॉइंट पोटेंशियल यानी नोडल एनालिसिस से कर रहा हूं। ये 0, ये कितना? 10 वोल्ट। तो ये इधर 10 है तो इधर भी 10 आएगा, इधर 0। तो अगर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 का होना चाहिए, तो यानी ये वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए इधर वाले के कंसर्न, तो ये होगा 9.3। कितना? 9.3 वोल्ट। और ये कितना होगा? 9.7 वोल्ट। अब आपको पता है 9.3 0 से बड़ा है, तो करंट इधर ऐसे पास करेगा, दैट I1 इज 9.3 माइनस 0/2। और इधर से जो आपका I2 करंट जाएगा, दैट I2 इज 9.7 माइनस 0/4। तो टोटल करंट थ्रू द बैटरी इक्वल्स टू I1
प्लस I2। कैलकुलेशन आप करते रहें। दिस इज 9.3/2 प्लस 9.7/4। क्लियर और नॉट? बस आपको ये देखना है कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। ठीक है, अब आप रोटेट कर सकते हैं इस तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मेरे पास इस सर्किट में कितने डायोड लगे हैं? 3 डायोड लगे हैं। ठीक है, तो मुझे बताना है करंट थ्रू दी ईच डायोड एंड बैटरी। बैटरी से कितना करंट है और ईच डायोड से। तो पहले मुझे बताइए किस तरीके का बायसिंग दिख रही है आपको? सभी फॉरवर्ड बायस है। ये लो है और ये, तो इधर से ऐसे करंट जाना चाहेगा, इधर से ऐसे जाना चाहेगा और इधर से ऐसे जाना चाहेगा। तो ये तीनों किस में है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस में क्योंकि डायोड का कुछ प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है, तो ये आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बायस में इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट वायर। किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट वायर की तरह। तो फटाफट इस सर्किट को एक बार ट्रांसफॉर्म करो ताकि आपको दिख जाए कि शॉर्ट की तरह क्या कंडीशन हुई। तो ये डायोड शॉर्ट हो गया, ऊपर वाला। नीचे वाला डायोड भी शॉर्ट हो गया, ये कैपिटल R है। और इधर वाला डायोड भी आपने शॉर्ट कर दिया, ये 2R है। ओके, अब देखो कितना वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है? V वोल्ट की बैटरी। आपको करंट चाहिए फ्रॉम ईच डायोड। तो इधर देखिए ये शॉर्ट हो गया क्या यहां से यहां? तो आपको पता है इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, तो यानी ये पूरा पोटेंशियल और ये दोनों बराबर है, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो इसमें से करंट 0 हो गया। इधर करंट हो सकता है, शॉर्ट वायर है, इधर से करंट हो सकता है। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल मेथड से देखूं तो ये 0 है, ये V है, और बाय चांस आपका डायोड ये V है तो ये भी V है। अब ऐसा कोई मेरे को मत बोल देना कि सर आपने यहाँ VV बना दिया है तो ये कैसे फॉरवर्ड बायस हुआ? पोटेंशियल 0 दिख रहा है ना। एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग तो वो हो गया था पहले ही, और फॉरवर्ड बायस में होने पर क्या हुआ, उसने करंट को अलाउ किया, और बाई चांस हम ये बोल रहे हैं कि उसका नी वोल्टेज 0 के बराबर है, इसलिए हम उस पर कोई ड्रॉप शो नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वो है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि लेफ्ट साइड से करंट जाना चाहता है, मतलब पी साइड से करंट एंटर करके एन साइड की ओर जाना चाहता है। तो ये कैसा बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो कोई ऐसे मत कर देना कि सर ये तो फॉरवर्ड था तो ये हाई आना चाहिए, लो आना चाहिए। नहीं, ये हाई और लो के करस्पॉन्डिंग करंट पासिंग का एक रास्ता था, और उस रास्ते में हमें नी वोल्टेज आइडियली हम क्या मान रहे हैं? 0, यानी वो अपने ऊपर कोई ड्रॉप एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये V है तो ये भी V होगा। समझ में आई बात? तो ये V है और यहाँ 0 है। व्हाट इज द करंट थ्रू दिस? तो I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 लिख लेते हैं इसको। I2 इक्वल्स टू V बाय 2R करंट। क्या यही बैटरी से है? तो ये बैटरी का करंट यहां से आ जाएगा
और पूरा, अब ये करंट यहां से गया ना, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, तो ये I2 इधर से पास करेगा, तो दिस I2 करंट विल पास फ्रॉम हियर, इधर से I2 आएगा, इधर से आपका I2 ऐसे घूम के निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो मेरे पास क्या कंडीशन है देखिए, I2 और I1 के करस्पॉन्डिंग, तो मेरे पास करंट थ्रू दी बैटरी I2 है ना, करंट थ्रू दी कौन कौन से डायोड, D2 एंड D3, D2 and D3, that is also I2, and current through the D1 diode is 0, करंट उसमें से 0 है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें करंट 0 कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया। पहले बताओ, इसका वोल्टेज V है, क्योंकि इसका बिहेवियर शॉर्ट वायर की तरह है, तो इसका वोल्टेज भी, इसका पोटेंशियल भी V होगा, और इधर भी V है, यानी ये रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इस रजिस्टर से करंट पास नहीं करेगा, तो वो जो सारा करंट है वो नीचे वाले सर्किट से होके चला जाएगा। समझ आई बात? कर सकते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है। सपोज कुछ सर्किट इस तरह से बना के दे दे, सपोज आपको पता चल गया कि दिस इज योर सिलिकॉन, करंट जाएगा क्या? क्या बता रहा है ये? अर्थिंग है ना, अर्थिंग का पोटेंशियल 0, तो यहां पर पोटेंशियल 0 हो गया, और यहां पर कितना, 20 वोल्ट, कैसा बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करेगा, लिखा क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन ड्रॉप लेगा अपने अक्रॉस, कितना, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेगा, और ये आपके पास इधर 20 है, और इधर, तो यहां पर 38.6 ओम मैंने दिया आपको, तो इसका पोटेंशियल 20 है, तो इसका पोटेंशियल 20 माइनस 0.7, दैट इज 19.3 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल 0, इसका V1 आपको मैंने शो कर दिया। देन व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रजिस्टर, तो करंट I इक्वल्स टू कितना, V1 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस है 38 पॉइंट, तो यह है 19.3 अपॉन 38.6, that is 0.5 ampere. This is the current through the diode and circuit itself. Okay. अगर कोई आपको रिवर्स बायस में मिलता है तो वहां से करंट पास, इसी क्वेश्चन में मैं डायोड को उल्टा कर दूं तो क्या होगा, इस डायोड को उल्टा कर दें तो ये ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा, इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, सपोज मेरे पास एक डायोड ऐसे कनेक्टेड है और दूसरा डायोड भी ऐसे ही कनेक्टेड है, सपोज ये 10 वोल्ट है और मेरे पास ये R जो है वो 5 ओम है, ये सिलिकॉन लगाया हुआ है और ये जर्मेनियम, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट करंट थ्रू
करंट थ्रू द रजिस्टर, आपको बताना है इस रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा। ओके, तो पहले बताओ इस कंडीशन में दोनों डायोड किस तरीके से हैं? बोथ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, लेकिन एक सिलिकॉन का है और एक, अभी तो देखो यहाँ दिक्कत होगी क्योंकि दोनों को डायरेक्ट पैरेलल जोड़ दिया गया है, और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 0.7 वोल्ट की बैटरी दिखा दो और यहाँ पर 0.3, तो मामला ही बहुत गंभीर हो जाएगा, क्योंकि इधर से कहेंगे 0.3 वोल्ट का ड्रॉप और इधर से कहेंगे 0.7 वोल्ट का वोल्ट, तो अब थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा। नहीं, कॉम्बिनेशन तो तब लगेगा ना जब वो रिप्लेसमेंट अलाउ होगा, और कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस होते हैं, वरना आप E1 E2 E3 को पैरेलल में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं R1 R2 R3, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप थेवेनिन थ्योरम या जो भी लगा के इक्विवेलेंट बैटरी एस्टिमेट करते हैं। तो मेरे पास ये जो कंडीशन है इसमें मैं रिप्लेसमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, तो इनकी प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। मुझे बताइए जर्मेनियम 0.3 से ज्यादा ड्रॉप एक्सेप्ट और आपका सिलिकॉन 0.7 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही ये ड्रॉप 0.3 का बनेगा तो जर्मेनियम हावी हो जाएगा, वो कहेगा मैं 0.3 से आगे, तो ठीक है भाई 0.3 का ड्रॉप सिलिकॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है और जर्मेनियम भी कर सकता है, तो सिस्टम कहां पे रुका रहेगा? कहां पर रुका रहेगा? 0.3 वोल्ट पे। तो जब मैं इस सिस्टम को ब्रेक करूंगा तो मैं सिलिकॉन को ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि सिलिकॉन 0.3 का वोल्ट 0.7 का पोटेंशियल ड्रॉप रिसीव कर ही नहीं पाएगा, उसको करने कौन नहीं देगा? जर्मेनियम। तो ये डायग्राम अगर एज अ रिप्लेसमेंट आप मुझे बताएंगे फाइंड आउट करने के लिए कि यहां पर सिलिकॉन को तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, हालांकि सिलिकॉन पे भी ड्रॉप है लेकिन जर्मेनियम पे ड्रॉप है इस तरह से। पहले बताओ ड्रॉप समझ में आता है? पी की तरफ हाई इधर लो, तो ड्रॉप हुआ कितना? 0.3 वोल्ट। कौन जीता? जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम 0.3 से ज्यादा होने नहीं देगा, चाहे आप करंट इसमें से कितना भी ले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर आपने बैटरी कितने वोल्ट की अप्लाई की है? 10 वोल्ट की। तो ध्यान देना इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? इधर भी 0.3 का ही है, क्योंकि ये 0.3 वोल्ट दोनों एक्सेप्ट कर सकते थे, तो ये 0.3 तक इजीली रीच कर गया। अब पता है आपको किस में से करंट चाहिए? रजिस्टर में से, दैट रजिस्टर 5 ओम। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बार पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये 0 है तो ये 10, और ये 10 है तो 10 से 0.3 कम कर दो 9.7, तो ये कितना? 9.7। तो इधर से जो करंट आई थ्रू द रजिस्टर है, दैट करंट थ्रू द रजिस्टर इज व्हाट? 9.7 माइनस 0 अपॉन 5। तो इतना एम्पियर करंट कहां से पास करेगा? रजिस्टर से। अच्छा, बाय चांस मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड से कितना करंट पास कर रहा है, तो मैं आपको अगर सही बताऊं तो मुझे मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां और यहां कोई रेजिस्टेंसेस का अमाउंट आपके पास है नहीं, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि कितना करंट पास कर रहा है। लेकिन ये बात जरूर कह सकते हो कि 9.7/5 का मैक्सिमम अमाउंट जर्मेनियम से जा रहा होगा, क्योंकि सिलिकॉन अभी अपने किस वोल्टेज के पहले ही खड़ा है, और आपने देखा है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ग्राफ अभी ऑलमोस्ट 0 को ही टेंड कर रहा था। तो नी वोल्टेज के बाद जाके करंट बढ़ने की पॉसिबिलिटी आती है, उससे पहले अगर हम कहीं डिस्कशन करें तो वो करंट बहुत कम होता है, यानी उस टाइम पर इसका रेजिस्टेंस हाई दिखा रहा होता है, हालांकि हाई नहीं है, वो पोटेंशियल ड्रॉप ही बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है वहां पे। समझ में आई बात? तो हम ये कह रहे हैं कि 0.7 से कम पर ये स्मॉल करंट को अलाउ करता है, इसलिए रेजिस्टेंस हाई शो कर रहा होगा इस टाइम पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू जर्मेनियम, बट उसमें से कुछ पार्ट कहां से भी जा रहा होगा, सिलिकॉन से भी कुछ करंट जा रहा होगा, लेकिन मैं अभी मेरे पास एनालाइज करने का कोई एनालिटिकल तरीका, तो फिर एक अमीटर बना के लगा देंगे यहाँ, एक आइडियल अमीटर यहाँ लगा दो बना के किसी तरह से, और मेजर करो कि इधर से कितना करंट। लेकिन आप ये बात पे कमेंट कर सकते हैं
कि जो रजिस्टर का करंट है उसमें से मैक्सिमम पार्ट ऑफ करंट जर्मेनियम की साइड से जा रहा होगा, सिलिकॉन से बहुत कम करंट पास कर रहा होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देख लोगे। अगर मान लो ये बैटरी, इसको मैं इधर रिवर्स कर देता तो क्या होता जर्मेनियम को, तो फिर जर्मेनियम अपने में से करंट जाने ही, तो सारा किधर से जाता, सिलिकॉन से जाता, तो फिर सिलिकॉन 0.7 का ड्रॉप एक्सेप्ट करता और उसके करस्पॉन्डिंग कर देता। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कभी हम आपको किसी क्वेश्चन में फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस देते हैं, तो आप उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? नहीं, रेजिस्टेंस देते हैं फॉरवर्ड बायस, एक मिनट, रेजिस्टेंस की तरह रिप्लेस करेंगे और न्यू वोल्टेज पता है तो उसको बैटरी बना देते हैं, और दोनों दिया है तो दोनों की तरह हम लोग डील करते हैं। बस रिप्लेसमेंट कैसे करना है ये पता है तो आप सर्किट्स को आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। हाँ, दोबारा बोलो, एक मिनट, क्या किससे? कितना भी जा सकता है, जितना अलाउ कर सकते हो आप। मिनिमम मतलब इस केस में कैसे? मिनिमम मत बोलो, ज्यादा कितना भी जा सकता है, वो डिसाइड कौन कर रहे हैं? मैक्सिमम मिनिमम मत बोलो। अभी मैं इसको 9 वोल्ट कर दूं तो, अभी मैं 9 कर दूं तो ये अपने आप 8.7 8.7 के हिसाब से करंट जाएगा। तो ये देखो, ये मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि इधर से करंट कितना आना चाहिए। डायोड फ्री बैठा है कि आप यहां से आप कितना करंट भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नी वोल्टेज टच हो गया है, तो ग्राफ जो ऐसे बढ़ाया था ना, उसका मतलब ये नहीं कि करंट इन्फिनिटी हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको ऐसा समझते हैं, वो करंट इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। अब क्या है, वो कह रहा है मैं करंट कोई भी अलाउ कर सकता हूं। तो उसका डिसीजन कौन लेगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट, कि सिस्टम में कितना करंट जाना चाहिए। उसने कह दिया भाई मेरे पे 0.3 से ज्यादा ड्रॉप नहीं आएगा, बाकी आप करंट जितना भी पास करना चाहते हैं रास्ता मिलेगा उसको जाने के लिए। बात समझ में आई बात? पर पोटेंशियल ड्रॉप एक्सेप्ट नहीं होगा, तभी ग्राफ ऐसा था। तो ये इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो मैंने पिछले क्लास में समझाया भी था कि अगर आप ज्यादा वोल्टेज लगा देते हो तो ये तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा, तो गया कहां वो? कोई और होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। अदरवाइज जो उसने क्वेश्चन पूछा था, सिस्टम शॉर्ट की तरफ आगे बढ़ जाएगा, बैटरीज वगैरह किधर बढ़ जाएंगे आगे? डिस्चार्ज होने की तरफ इमीडिएट, क्योंकि वो पोटेंशियल ड्रॉप को सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो सर्किट के लॉज क्या होंगे? डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। और वो डिस्टर्ब होने लग जाएंगे तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट पास करके आपका जो करंट पास करने वाला सिस्टम है वो डिस्चार्ज की तरफ आगे बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब वैसे अगर टेक्निकली बात करें तो 9.7 एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते, लेकिन जब मैं जर्मेनियम लिख के दे रहा हूं और आपको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस नहीं दे रहा हूं, तब आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं 9.7। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहे हैं ना, ये अगर 0.3 है तो एग्जैक्ट है 9.7। किस में से? हाँ इधर से पास हो रहा है, बिल्कुल कुछ करंट आएगा उधर से, लेकिन बहुत कम आएगा। मतलब यहां वाला जो करंट है, दैट करंट इज नॉट इक्वल टू आई आर, दैट इज स्लाइटली लेस देन आई आर। तो ये करंट कितना भी अलाउ कर सकता है, लेकिन अभी ये जिस रेंज में बैठा हुआ है उस रेंज के करस्पॉन्डिंग करंट को जाने देगा, उससे ज्यादा करंट जाने नहीं देगा। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जर्मेनियम, मोस्ट ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू जर्मेनियम बट नॉट ऑल। और इसमें जो 0.3 की हम बात कर रहे हैं ये वैल्यू ली जाती है, इसमें वैसे इसका कुछ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देता तो मैं यहां पर एक रजिस्टर भी बना देता। यस और नो? चले आगे। तो नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। फर्स्ट लिखिए एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड।
लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडी जानते हो आप लोग। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो आपका सिंपल डायोड ही है। तो पहली बात, वो डायोड आपको किसी ऐसे मटेरियल का बनाना पड़ेगा ताकि वहां से विजिबल रेंज के फोटॉन्स निकल कर आए। क्या निकल के आए? विजिबल रेंज के फोटॉन्स, ठीक है। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड है उसका प्रोसेस, उसका वर्किंग कैसे होता है? तो पहली बात तो ये कि अगर आप एलईडी खरीद के लाए हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें। किसमें? अब आप एलईडी खरीद के ले आए लेकिन बैटरी आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा? अगर वो रिवर्स बायस में है तो आपका डायोड किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट, करंट पास नहीं करेगा। तो करंट पास होने के लिए, तो एलईडी वर्क करने के लिए एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है। तो एलईडी वर्क्स इन, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस। तो अगर आपने बायसिंग सही नहीं की तो फिर वो गड़बड़ है, ठीक है। तो जैसे आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो देखो एलईडी कितना बढ़िया होता है। कोई आप मटेरियल लाएंगे तो 0.7, 0.3, 0.8, 1, इस तरीके के कुछ नी वोल्टेज होंगे, बहुत कम। और जैसे आप उनको ओवरकम करा देंगे वो लार्ज करंट को अलाउ कर सकते हैं एज पर द सर्किट। अच्छा, लार्ज करंट अलाउ करना, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि आपके पीएन जंक्शन में जैसे ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ 0 हो गई, इधर से सारे होल और इधर से सारे इलेक्ट्रॉन, क्या वो आमने सामने से गुजरेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन एंड रीजनरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ होल पी में थे और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन में थे, और जब वो आमने सामने से गुजरे, इसका मतलब है कि होल इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं और वो गुजर रहे हैं। तो कुछ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके और वैलेंस बैंड में होल्स, और वो बहुत सारे नंबर्स में, तो वहां रिकॉम्बिनेशन का रेट बढ़ जाएगा। इवन रीजनरेशन भी होगा, जो एनर्जी आप दे रहे हैं उसके कंसर्न रीजनरेशन भी हो जाएगा। लेकिन रिकॉम्बिनेशन का रेट ज्यादा है, और रिकॉम्बिनेशन होने पर हमें पता है कि एक कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस बैंड के होल में जब जाएगा तो वो एनर्जी स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस है। एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे जाएगा। कहां पर जाएगा? हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग वहां से फोटोन एमिट करेगा। और अगर वो फोटोन विजिबल रेंज का है तो आप कहेंगे जो वहां से लाइट आ रही है वो विजिबल रेंज की होगी। बात समझ गए? और वो विजिबल रेंज की लाइट होगी और इतने सारे इलेक्ट्रॉन होल आमने सामने से गुजर रहे हैं कि उनकी जो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वहां से जो लाइट निकलेगी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। बात समझ गए? तभी आप देखते हो एलईडी का जो क्या कहते हैं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल वहां पर क्या हो रहे थे। तो इन फॉरवर्ड बायस आप कह सकते हैं ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन photons are found if these photons are of visible range, then we can form the LED with this material. तो आपने जो भी सेमीकंडक्टर यूज किया है उससे आप एलईडी बना सकते हैं। तो वैसे तो एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, कोई भी फॉरवर्ड बायस डायोड जो है उनमें से फोटॉन्स निकलेंगे, वो मस्ट है। लेकिन अगर वो विजिबल रेंज में है तभी वो आपके लिए काम के हैं, एलईडी बनाने के लिए। वरना उसमें से कुछ एमिशन तो होंगे फोटॉन्स के, लेकिन वो विजिबल रेंज के नहीं होंगे, और विजिबल रेंज के नहीं होंगे तो आपके किसी काम का। तो बताइए, सिलिकॉन से बना सकता हूं क्या? सिलिकॉन से जरा चेक करो। तो एक मिनट को कैसे चेक करोगे? तो आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप,
और यहां से आप इसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज hc बाय लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय डेल्टा Eg। तो आपको पता है कि लैम्डा किधर लाई करना चाहिए? लैम्डा इन विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में होना चाहिए। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेवलेंथ बढ़ती है, यस और नो? तो जितना ज्यादा डेल्टा Eg होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, उतना इधर आएगा। तो इनमें से आप इस लैम्डा पर रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि ये लैम्डा विजिबल रेंज का होना चाहिए। विजिबल रेंज लगभग होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 7500 800, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो लगभग इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? विजिबल रेंज। तो अगर ये लैम्डा विजिबल रेंज का है तो ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड है। हाँ, एसी सप्लाई में नहीं, एसी में अभी हम रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो अगर फॉरवर्ड रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा तो फॉरवर्ड की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स रहेगा तो रिवर्स। एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन, लेकिन अभी आपने जितना पूछा है सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा एसी में क्या रहेगा, तो जब फॉरवर्ड रहेगा तो फॉरवर्ड बायस, और जब रिवर्स रहेगा तो रिवर्स बायस। अब आप ये पूछ रहे हो कि सर हम इसको एसी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना? यही ना डाउट, यही है ना आपका कि एलईडी बंद हो जानी चाहिए? कंडीशन होगी ना, रिवर्स बायस में करंट अलाउ नहीं करेगा, रिवर्स बायस में करंट अलाउ नहीं करेगा। हाँ, तो फिर वैसे तो ये भी करना चाहिए ब्लिंक। वैसे कई तरीके के होते हैं, जब आप मार्केट में परचेस करके लाते हैं तो कई बार उनमें एसी डीसी कन्वर्टर भी लगा होता है, वो भी चीजें होती है उसमें। और अगर नहीं भी हो रही है तो ये फ्लक्चुएशन इतना तेज है कि आप ओपन आई से देख नहीं पाएंगे। 50 हर्ट्ज तो आप समझ ही रहे हो, समझ गए? लेकिन उनमें क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे भी होते हैं जो उसको एसी को किसमें बना के रख रहे होते हैं, डीसी बना के रख रहे होते हैं। तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, अडेप्टर्स वगैरह लगे होते हैं उसमें, ठीक है? और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो भी बहुत तेजी से होगा, आप डायरेक्ट उसको एक पता नहीं कर पाएंगे। चलें आगे। तो अगर एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाने के लिए आए तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड का ही कर्व होगा। किसका होगा? फॉरवर्ड बायस डायोड का ही कर्व होगा। रिवर्स बायस में नहीं बनाना है क्योंकि एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस। तो मुझे बस आईवी कैरेक्टरिस्टिक सपोज अगर बनाना है तो ये वी इधर ले लिया आपने और ये आई। अच्छा ये बताओ, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको ये बात पता है ना कि जिसका डेल्टा ईजी ज्यादा था, देखो उसका नी भी थोड़ा ज्यादा आ रहा था, है ना? वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। जितना हम देख रहे हैं कि डेल्टा ईजी जिसका जितना ज्यादा है उसका नी वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा आ रहा था, ठीक है? तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग मटेरियल के लिए आईवी ग्राफ बनाऊं तो जिसका नी वोल्टेज ज्यादा है उसका डेल्टा ईजी भी ज्यादा है। तो मान लीजिए मैं इस तरह से बना रहा हूं और इसके आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे बढ़ने पे क्या होगा बताइए? डेल्टा ईजी बढ़ रहा है क्या? इस कर्व से इस कर्व का डेल्टा ईजी ज्यादा है, यानी इस मटेरियल का डेल्टा ईजी ज्यादा है, इसका कम है। अगर हम ये और बनाए तो और ज्यादा, समझ में आया? तो इस तरह से अगर हम इसको फॉर्म करते जा रहे हैं, इधर बना देता हूं, आगे जगह नहीं है, इस तरह से इस तरह से ग्राफ्स बनेंगे। तो मुझे बताइए रेड से वॉयलेट किधर होगा कलर? तो देखो जैसे जैसे डेल्टा ईजी बढ़ेगा, डेल्टा ईजी बढ़ेगा लैम्डा कम होगा, तो डेल्टा ईजी बढ़ने पर आपका, एक मिनट, रेड किधर होगा? वापस सोच, एक मिनट वापस सोच लो, डेल्टा ईजी ज्यादा है इधर, तो डेल्टा ईजी ज्यादा होने पर लैम्डा कम होगा। लैम्डा कम होने का मतलब इधर वॉयलेट होगा। तो सपोज इधर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये ऐसे आएगा एलईडी में।
तो एक साल आया था ये क्वेश्चन एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसमें उन्होंने दोनों बना के दिए थे, दोनों बना के दिए थे कि वॉयलेट इधर भी था और इधर भी था। तो आपको पता है एलईडी किस में वर्क करता है, तो रिवर्स बायस के डायग्राम एक्सेप्ट ही नहीं करना है आपको। और उसके बाद अगर आपसे हम कहें ना कि कुछ अगर आप ग्राफ इधर शो कर रहे हैं, पता है रेड के इधर होगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का डेल्टा ईजी देखो 1.12 लगभग, और 1.1 के करस्पॉन्डिंग ये आएगा लगभग 10,000 12,000 के आसपास आएगा। और वो जो रेंज चली गई वो किस रेंज में चली गई, इंफ्रारेड। तो रेड के इधर वाले जितने भी होंगे ये सब इंफ्रारेड होंगे। तो एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, और ये एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कभी किसी सर्किट में हम एलईडी को लगा दें तो जैसे मैंने फॉरवर्ड बायस पढ़ाया है उसी तरह से आपको देखना है, यस और नो। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी जाएंगी। तो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन ये हो रहा है। एलईडी हमें क्यों बढ़िया लगती है, क्योंकि इसको बहुत कम वोल्टेज पे आराम से चला सकते हैं, क्योंकि नी वोल्टेज बहुत कम होता है, बिल कम आता है। देखो प्रैक्टिकल लोग, बिल कम आता है। तो क्या है, एक तो कम वोल्टेज पे आराम से वर्क कर लेता है ना, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल होने की वजह से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल होने की वजह से इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा हमें मिलती है। समझ में आई बात। तो ये ढंग से लिखना, वॉयलेट से लेकर रेड तक इधर आएगा, इधर जा रहे हैं तो डेल्टा ईजी बढ़ रहा है। तो इस कर्व में आप इधर जो जा रहे हो ना, जितना कर्व इस साइड में होगा उतना डेल्टा ईजी ज्यादा होगा, और जिसका डेल्टा ईजी ज्यादा है उसका नी वोल्टेज भी ज्यादा है। नहीं देखो, वो जो बल्ब आप देख रहे हैं, बल्ब तो एलईडी हो सकता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या वर्किंग है वो अलग चीज है। उसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आई बात। लेकिन वो जो ब्लिंक जो आपको दिख रहा है वो एलईडी है, ठीक है। ये आपके पास सबका प्रोसेस यही है, जहां भी एलईडी देख रहे हो सबका प्रोसेस यही है। अब वो बात अलग है कि आप दुकान में जाओगे खरीदने तो वो आपको अपने हिसाब से समझाएंगे, उनको पता तो है नहीं कि ये फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं। मैं गया था एक बार पूछने कि भैया ये एलईडी कैसे काम करती है, उन्होंने ऐसे ऐसे फंडे बताए, तो मैं समझ गया। मैंने कहा वेरी गुड, है ना, कि इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, उसमें डबल ट्रिपल फिलामेंट होता है, जाने क्या क्या, ऐसा कुछ भी। मैंने उससे पूछा भाई इसकी इंटेंसिटी हाई क्यों है बहुत ज्यादा, तो वो कह रहे कि इसमें ना जैसे फिलामेंट होते हैं ना, इसमें पावरफुल फिलामेंट लगा हुआ है। पावरफुल फिलामेंट क्या होता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सही बता रहे हो, ठीक है, हटा दूं मैं। तो देखिए ये आपका एलईडी, एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस। अभी मैं भूल जाता आप लोगों के चक्कर में, ये एलईडी का सिंबल सर्किट में ऐसे, ये एरो आपको बाहर की तरफ बनाया हुआ दिखाई देगा, ताकि वो बताएगा कि इससे लाइट एमिट कर रही है, इट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, सिंबल है ये। हालांकि सिंपल आपका पीएन जंक्शन डायोड ही है ये। नेक्स्ट लिखिए फोटो डायोड। बात नहीं करो, है ना, ये सब डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इधर उधर नहीं होगा। आएगा तो आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो एलईडी का सिंबल, अब ऐसा सिंगल एरो भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ज्यादा भी कम ज्यादा भी बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोटो डायोड। फोटो डायोड, देखिए जो आपका फोटो डायोड है, पहली बात तो इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। तो पहली बात, फोटो डायोड को कहा किस बायसिंग में करना है, रिवर्स बायस, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। देखिए एक स्टूडेंट ने लिखा है, सब अपना दिमाग लगा लेते हैं, कहा कि सर ये जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बाइंड हो रहे हैं तो एक थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, तो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो वापस उसको क्या करके रख रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो रीजनरेशन भी साथ साथ हो रहा है,
आपने तो सेमीकंडक्टर ही खत्म कर दिया बिल्कुल ही, उसको इंसुलेटर बना दिया आपने। तो हमने क्या बताया, थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर भी उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, तो आराम से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो बॉन्ड ब्रेक होके वापस आपको ऑन एन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन होल आप देख रहे हैं उतने हर बार रहेंगे, इधर रिकम्बाइंड होगा, उधर नए डेवलप हो जाएंगे। नए डेवलप होने के लिए एनर्जी थर्मल एनर्जी से भी आ रही है। अब वो सिस्टम खुद भी एलईडी बना हुआ है तो खुद भी एनर्जी एमिट कर रहा है, यस और नो। वहां पर थर्मल एनर्जी और बढ़ेगी उस जगह पे, तो आराम से इलेक्ट्रॉन होल पेयर वापस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटो डायोड। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, हालांकि लिखने से क्या होता है, जब आप लोग रिवाइज करते हो ना तो पेज जल्दी जल्दी पलट रहे होते हो, तो विदाउट नहीं पढ़ते हो, फिर पढ़ लेते हो रिवर्स बायस ब्रेक डाउन, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इसका ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात। तो ब्रेकडाउन फोटो डायोड का नहीं हुआ, तो पहले इसका मैकेनिज्म क्या है, और ये एज अ इंटेंसिटी डिटेक्टर की तरह हम यूज करते हैं। किसकी तरह? इंटेंसिटी डिटेक्टर। जैसे कहीं पे आप गए, सपोज आप जा रहे हो और गेट अपने आप खुल गया, तो उसको कैसे पता चला कि आप आ गए? तो भूत नहीं है यार, तो इनमें और भी सुनो, और भी सेंसर्स आ चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही यूज किया जाता होगा। बट इंटेंसिटी डिटेक्टर के करस्पॉन्डिंग वहां पर कुछ ऐसी अरेंजमेंट लगाए कि अगर आपने फोटो डायोड यूज किया वहां पे, तो आपके आने की वजह से वहां पर इंटेंसिटी वेरिएशन हुआ है। क्या हुआ है? और इंटेंसिटी वेरिएशन से कुछ करंट डिस्टर्ब हुआ है, और उस करंट को आगे हमने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि वो समझ जा रहा है कि करंट में कुछ वेरिएशन हुआ है, यानी गेट खोलना है। तो वो आगे का क्या पार्ट है, वो इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन कैसे सेंस हुआ है, इंटेंसिटी वेरिएशन से करंट में वेरिएशन आता है। तो पहली बात आपको पता है कि जो फोटो डायोड रिवर्स बायस में कितना करंट पास करता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या पास करता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट एट मैक्स। तो अब होगा ये कि जैसे ये आपका पीएन जंक्शन है, दिस इज अंडर रिवर्स बायस, तो दिस इज पी एंड दिस इज एन। ओके, रिवर्स बायस में लगा देते हैं, तो रिवर्स बायस में लगा देते हैं, तो ये लो और ये हाई। आपको पता है इस समय पर जो करंट आ रहा है वो ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है। डिफ्यूजन बहुत कम हो रहा है, ड्रिफ्ट की वजह से करंट आ रहा है। अच्छा, ड्रिफ्ट वाले किधर करंट फ्लो करा रहे हैं? एन से पी। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो लाइट है उसको हम इसके डिप्लीशन लेयर में भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? तो डिप्लीशन लेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। तो आपने, सॉरी, डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड बना हुआ है, हालांकि जब पास हो रहे होते हैं तो टूटते भी हैं वो, लेकिन वो इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं है कि डिप्लीशन लेयर का एग्जिस्टेंस खत्म कर दें, क्योंकि पासिंग तो यहीं से होगी ना, उड़ के तो जाएंगे नहीं। अब मेरे पास क्या कंडीशन है कि जैसे आप यहां पर फोटॉन्स गिरा रहे हैं डिप्लीशन लेयर में, तो फोटॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देंगे। तो मुझे बताइए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल बने, बताओ ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा और होल पे किधर? जैसे ही ये बना तो ये डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इवन वो स्ट्रॉन्गर भी होता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है रिवर्स बायस कंडीशन में। तो होल तो इधर भगाए जाएंगे तुरंत, और इलेक्ट्रॉन्स, बताइए इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से जो करंट आया वो भी इधर ही आया क्या? क्या ये ड्रिफ्ट करंट का सपोर्ट कर गया? तो ड्रिफ्ट करंट का अमाउंट, तो आपको पता है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट में सारे ड्रिफ्ट वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जा रहे थे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं उनकी वजह से करंट था। लेकिन आपने जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कुछ बनाए, बट ये ध्यान रखना इतने नहीं बनाए हैं कि डिप्लीशन लेयर की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, कुछ नंबर्स में बनाए हैं आपने। तो क्या होगा अब इस कंडीशन में, जो आपका रिवर्स करंट पास कर रहा है वो करंट बढ़ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी किस पर? रिवर्स बायस कंडीशन में। तो पहले किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर ऐसे थी, और आपने अंदर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो करंट थोड़ा नीचे चला गया। हालांकि है ये नेग्लिजिबल ही, लेकिन कंपैरेटिवली ये कम ज्यादा है। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट IS1 कम है और IS2, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे डिप्लीशन लेयर के अंदर, तो वहां से करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो आपका IS2 करंट इज ग्रेटर देन IS1, तो यहां पर हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट
S2 में ज्यादा है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओके ये S1 में ज्यादा है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास कि ये इंटेंसिटी डिटेक्ट कर पा रहा है, इंटेंसिटी कम ज्यादा हुई है तो बस इसने तो क्या किया है, करंट कम ज्यादा हुआ है। अब उधर हमने आगे कोई सर्किट लगाया हुआ है जो करंट को पकड़ रहा है कि थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो हम ये इनपुट आगे भेजेंगे। अब वो इनपुट कैसे आगे भेजेंगे वो इंजीनियरिंग का पार्ट है, समझ गए कि नहीं। इसने ये बता दिया कि करंट में वेरिएशन हो रहा है, तो जैसे आप उस सामने से गुजर रहे हैं तो आपके आने की वजह से हो सकता है आपने कुछ लाइट की इंटेंसिटी जो इस पे गिर रही है उसको आपने एकदम से क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो वो कम या ज्यादा जो भी है, जैसा अरेंजमेंट वहां बना हुआ है उस जो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा तो करंट जो है कम ज्यादा हो रहा है तो करंट सेंस करने के काम आएगा। मतलब हम लोग बोलते हैं फोटोडायोड वर्क्स एज अ इंटेंसिटी डिटेक्टर। हम लोग वहां यूज करते हैं जहां आपको लाइट की इंटेंसिटी पता करनी है कि ज्यादा है या कम है, तो इट इज यूज्ड एज अ इंटेंसिटी डिटेक्टर ओके। तो फोटोडायोड में आपको उल्टा दिखाई देगा। एलईडी में आप ऐसा एक मिक्सचर ऑफ मटेरियल यूज कर लें, मिक्सचर ऑफ मटेरियल जिनमें हर तरीके का आपका जो सेमीकंडक्टर है वो यूज कर लो। तो वो अंदर ही मान लीजिए आपने चार पांच अलग अलग तरीके के एलईडी एक साथ रखे हुए हैं एक ही जगह पे, वो आपको दिख नहीं रहे ओपन आई से लेकिन वो बहुत सारे हैं। तो जब वो उनमें से लाइट एमिट होगा तो सब अलग अलग कलर के होंगे, तो वो देख के आपको कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा अगर उनकी इंटेंसिटीज ऑलमोस्ट सेम है। वरना ऐसा कोई मटेरियल तो है नहीं ना क्योंकि सारे कलर दे दे एक साथ। तो हमारे पास जो मटेरियल होंगे वो अलग अलग कलर प्रोवाइड करेंगे, तो आप उन सबके कॉम्बिनेशन को यूज करके व्हाइट लाइट की बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो उसमें आप यार इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो कलर कैसे चेंज कर रही है। अंदर हो सकता है दो तीन एलईडी लगे हुए हैं आपको दिख नहीं रहे, ऊपर से एक जल रहा है दूसरा बंद हो रहा है, एक चल रहा है दूसरा बंद हो रहा है, ठीक है। मैं इधर फोटो डायोड पे आ गया हूँ, लोग अभी एलईडी बना रहे हैं। नहीं सही बात है, जो आपका डाउट है वो सही डाउट है। तो अंदर आपने दिमाग लगाया हुआ, आपको दिख नहीं रहा अंदर क्या हो रहा है। आपको तो बाहर से इफेक्ट दिख रहा है, अच्छा रेड हो गया अब ब्लू हो गया, अंदर रेड वाला चालू हुआ है थोड़ी देर ब्लू वाला चालू हुआ है फिर थोड़ी देर रेड वाला चालू है। इस तरह से उन्होंने सिस्टम को एडजस्ट किया हुआ है। इसीलिए तो आप लोग आगे जा रहे हो, अभी साइंस पढ़ रहे हो, आगे जाके टेक्नोलॉजी बनाओगे। तो वो आपका काम है, मेरा काम ये बताना था, ठीक है। तो फोटोडायोड यूज्ड एज अ इंटेंसिटी डिटेक्टर। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन इज सोलर सेल। सोलर सेल इंटेंसिटी नहीं, उससे कंपेयर नहीं करना है। वो जो आपने लाइट अंदर गिराया है ना उसका काम है इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप करना। तो आप कोई भी कलर गिराओगे ना, जैसे मान लो इसका कुछ डेल्टा ईजी है तो उससे कम वेवलेंथ जितनी भी गिराओगे उन सब पर ये आपको रेस्पॉन्ड करता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपको पता है कि इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ कितना चाहिए, hc/ΔEg। तो उससे कम वेवलेंथ पे तो ये टूट ही जाएगा। तो किसी भी कलर का डालोगे, अगर अगर एक कलर पे टूट गया इसका बॉन्ड तो उससे कम वेवलेंथ पे सभी पे ये ब्रेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इज व्हाट, सोलर सेल। सोलर सेल भी आपका पीएन जंक्शन है। इसमें कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ये हमने पीएन जंक्शन लिया हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट शो कर रहा हूं। ये आपके पास सपोज पी साइड है और ये एन साइड है और ये आपका डिप्लीशन लेयर है।
ये साइड में हमने आपको कुछ मेटालिक जैकेट शो किया हुआ है, सर्किट में यूज करने के लिए इधर इधर मेटालिक जैकेट हम लोग लगाते हैं। तो अभी जो सोलर सेल है इट वर्क्स विदाउट बायसिंग, विदाउट बायसिंग, कोई बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी बायसिंग नहीं करेंगे, देखो अपने आप कैसे काम करेगा। तो जैसे सपोज आपने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहें। तो इसमें पता है हो क्या रहा है, ये आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये मैंने थोड़ा पतला बनाया है, ये थोड़ा मोटा बनाया है। तो ये रिलेटिवली पतला है ताकि यहां से जो सनलाइट है वो सनलाइट इजीली इसके डिप्लीशन लेयर तक पहुंच जाए, और डिप्लीशन लेयर पे पहुंचने पर ये सनलाइट इतनी कैपेबल हो कि जो मटेरियल आपने यूज किया है उसका उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दे। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात करेंगे तो ये सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो होल्स हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है एन से पी की तरफ, तो तुरंत यहां से होल्स ऊपर चले जाएंगे पी साइड में, और इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहां पर क्या कंडीशन है कि जो पी साइड में ज्यादा होल बढ़ जाएंगे हमारे, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो फाइनली पता है क्या होगा, फाइनली ये होगा कि किसी गिवन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन होल के जो नंबर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में वो ऑन एन एवरेज फिक्स रहते हैं। तो यहां पर आपने डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड ब्रेक करके कुछ ऊपर होल बढ़ा दिए और कुछ अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए हैं। तो पता चलता है कि ये जो होल्स है ना उनको मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर भर देता है, और ये मेटल कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और इधर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको मेटल पे दिखाई देते हैं कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये तो ऐसे अगर आप कंटिन्यूअसली लाइट गिराते रहेंगे, इधर बढ़ता रहेगा इधर कम होता रहेगा, इधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है इधर। तो देखिए दो कंडक्टर्स आपके सामने जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, क्या इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर आपने ये बल्ब ज्वाइन कर दिया है तो यहां पर ये करंट ऐसे फ्लो करा सकता है, यस और नो। और अगर आप किसी को कनेक्ट करके नहीं रखेंगे तो ये अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा होगा। क्या शो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया। अब देखिए ये जो करंट ऐसे फ्लो किया है, तो अगर आप इसको अंदर देखें तो ये करंट ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स एन टू पी, ऐसे जाएगा करंट क्योंकि होल ऊपर जा रहा है, पूरा ऐसे घूम रहा है, इधर जा रहा है फिर ऐसे घूम रहा है। तो ये करंट एन से पी है, इसलिए जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं फॉर दिस सोलर सेल तो वो नेगेटिव में बनाते हैं। किधर बनाते हैं, नेगेटिव में, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो करंट क्योंकि एन से पी है, मैंने आपको बता दिया है कि पूरे पीएन जंक्शन में जब भी एन से पी कुछ होगा उसको नेगेटिव कन्वेंशन में बनाया जाता है ताकि किसी को देखकर समझ में आ जाए। तो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके की होती है, ये इस तरह से, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या बता रहा है कि ये जो सोलर सेल के जो टर्मिनल्स है ना ये दोनों, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये वी वोल्टेज आ रहा है, समझ रहे हो, और इसमें से कितना करंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये ग्राफ दिया जा रहा है। तो पता है यहां से आप जितना ज्यादा करंट लेंगे उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ करंट इधर है क्या, नीचे की ओर ज्यादा, तो जितना नीचे है ये ग्राफ उतना लेफ्ट में है। और वो आप समझ भी सकते हो क्योंकि वो जो भी चार्जेस थे फ्लो कर जाएंगे ना वो, तो करंट जितना ज्यादा रेट से फ्लो करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको कम दिखाई देगा, यस और नो। तो ये जो पॉइंट है ना, बताइए ये करंट का पॉइंट है कि वोल्टेज का, ये कौन से करंट, ये वोल्टेज तब है जब करंट जीरो ले रहे हैं हम इससे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, नाम आता है डायरेक्टली ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये वो कंडीशन है जब जीरो वोल्टेज शो कर रहा है। जीरो वोल्टेज का मतलब क्या, इसको शॉर्ट कर दो आप, शॉर्ट करते दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे इमीडिएट जाना चाहेंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना। तो जैसे वो सेम पोटेंशियल बनाना चाहेंगे तो तेजी से करंट को पास करके पोटेंशियल डिफरेंस जीरो शो करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको करंट बहुत ज्यादा दिख रहा है,
तो इसको हम लोग, इस पॉइंट का नाम है, दिस इज कॉल्ड ए शॉर्ट सर्किट करंट। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस सर्किट में किस चीज का क्या नाम है। तो दिस इज व्हाट, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये शॉर्ट सर्किट करंट। और किसी से आपको जितना करंट पास करना है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, आपको करंट मिल जाएगा। तो अगर आपको करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आप क्या करते हैं, जितना कम से कम रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना करंट ज्यादा दिखेगा। तो ये पॉइंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड दिस पॉइंट इज योर शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, दिस इज सोलर सेल। तो ये कोई सेल नहीं है, समझ रहे हो, अलग से कंडीशन है यहाँ पे। वो सेल की तरह आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सेल में ईएमएफ जनरेट करने के लिए आपके पास केमिकल एनर्जी होती है, यस और नो। केमिकल एनर्जी एनर्जी रिलीज करता है, और आप देखते हो कि वहां पर ईएमएफ जो होता है वो होता है केमिकल एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट चार्ज, दैट इज योर ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये आपके पास कंडीशन है। तो कभी आपके पास अगर सोलर सेल आता है तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी बाइसिंग नहीं होती है, इट वर्क्स विदाउट बाइसिंग। इस पे अंडरलाइन कर लेना, कोई बाइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इसको सनलाइट के अंदर रख दें, ये अपने आप काम करता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए ले रहे हैं ताकि आराम से आपकी सनलाइट कहाँ चली जाए, कहाँ, यहाँ नहीं। देखो, अगर हम थर्मल एनर्जी की ओवरऑल बात करें तो ठीक है भाई, वो टेम्परेचर में कुछ वेरिएशंस होंगे, बट हम ये चाहते हैं कि इजीली सनलाइट कहाँ तक पहुंच जाए। लेकिन आपके दिमाग में और जो भी बातें आ रही हैं उनसे हम डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी कहां तक गई है, डिप्लीशन लेयर तक। समझ में आई बात, और भी जगह होंगे वहां भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने होंगे, बट एक एवरेज इफेक्ट इसका क्या है कि डिप्लीशन लेयर के अंदर जो लाइट पहुंचती है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाती है, फिर होल ऊपर भेज दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एन साइड में जाते हैं, इधर नंबर ज्यादा हो गए कम हो गए तो जो मेटेलिक जैकेट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, और उसकी वजह से आपको एक फोटोवोल्टेइक एक्शन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, फोटोवोल्टेइक एक्शन। तो फोटॉन्स के थ्रू आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। सोलर सेल कभी सर्किट में लगा होगा तो आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा, दिस इज द सिंबल ऑफ सोलर सेल। समझ में आई बात, हाँ। कहां से आवाज आ रही है, हाँ। इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आराम से इलेक्ट्रॉन लेना देना कर सकता है, ले नहीं सकता मेटल। एक मिनट, एक मेटल में आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल भी सकते हैं और इजीली दे भी सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। तो ये आराम से भाई, आप लोग मेटल को डिफाइन ही ऐसे करते हो, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन इजीली लेना देना कर लेते हैं, इसलिए आपने यहाँ मेटेलिक जैकेट लगाया। तो इसने इसको दे दिया क्योंकि यहाँ होल्स के नंबर ज्यादा हो रहे थे, यहाँ कम हो रहे थे, और ये प्रॉपर्टी देखी गई है कि यहाँ यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिखा, तो फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया कि प्रैक्टिकली ये हुआ। तो हमने रीजन ढूंढा कि क्या हुआ, तो होल ज्यादा होने की वजह से जो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वहां होल किसी टेम्परेचर पे एक फिक्स अमाउंट के होने चाहिए, तो वो उसका एडजस्टमेंट कहाँ से हो रहा है, उसका एडजस्टमेंट मेटल्स के थ्रू हो गया। समझ गए, तो ये सब ऑब्जर्व चीजें, हम इसमें अपनी तरफ से कुछ भी फेरबदल नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है मेटल या इजीली ले रहा है। समझ में आई बात। तो सोलर सेल बिना बाइसिंग के वर्क करता है, डिप्लीशन लेयर में सनलाइट आनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के बाद, ठीक है, होल्स ऊपर भेज दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे भेज दिए जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर।
और फिर ऊपर जो होल्स जाते हैं वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेकर वो कम हो जाते हैं और मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज दिखता है और नीचे वाले मेटेलिक प्लेट पे आपको नेगेटिव चार्ज। तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्लेट्स के बीच में दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए जीनर डायोड। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जीनर डायोड, जीनर डायोड का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डायोड होगा वो किस कंडीशन में होना चाहिए, रिवर्स बायस तो होना ही चाहिए, साथ के साथ एंश्योर भी करना पड़ेगा आपको कि ब्रेकडाउन हो चुका है। तो एक तो जीनर डायोड की तरह वर्क कब करेगा, वर्क्स इन रिवर्स बायस अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन। आपको पता है ब्रेकडाउन को अचीव कराना ही पड़ेगा, है ना। और आपको पता था कि रिवर्स वोल्टेज भी काफी ज्यादा है जिस पर इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो ये मेरे पास VZ, ये जीनर वोल्टेज है। क्या है, जीनर वोल्टेज, वो वोल्टेज जिस पर ये ब्रेकडाउन हो जाता है। और आपको मैंने वो ग्राफ में ऐसे समझाया था, सीधा नीचे। यानी मैंने ये कहा था कि हमारे लिए आइडियली इस पर जीनर वोल्टेज के बराबर क्या आएगा, ड्रॉप आएगा। लेकिन इस बार ड्रॉप N से P की तरफ होगा, क्योंकि कैसा है ये रिवर्स बायस, तो ड्रॉप होगा N से P की तरफ। ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अपने अंदर से पास कर सकता है लेकिन अपने ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ने नहीं देगा। लेकिन दैट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी फ्रॉम N साइड टू P साइड। समझ गए। तो जीनर डायोड एक बार अपने कंडीशन पे आ गया तो हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस, जैसे ये आपका जीनर डायोड का सिंबल होता है, ये तो ये ड्रॉप इधर से लेगा, ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये लो पोटेंशियल। तो आप कहेंगे ऐसे ड्रॉप होना चाहिए। तो एक बार जीनर, हम क्योंकि जीनर डायोड की बात करें तो ब्रेकडाउन हो गया, तो ब्रेकडाउन होने पर इस पर आप पोटेंशियल ड्रॉप कैसे दिखाएंगे, तो P साइड लो पर रहता है और N साइड हाई पे। तो इस ड्रॉप को दिखाने का तरीका ये है, तो ये आपका VZ, VZ के बराबर ड्रॉप होगा। समझ में आई बात। तो VZ के बराबर ड्रॉप है, लेकिन ये कौन सा साइड है आपका, N साइड और ये P साइड। डायग्राम देख लो, ये ऐसे बनाया जाता है ये दिखाने के लिए कि सिंबल है जेनर डायोड का। तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि उसका ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। बात समझ गए। तो जैसे इसको हम किसी सर्किट में यूज करेंगे ना, तो अगर इसके पैरेलल कुछ भी लगा हुआ है और ये इंश्योर कर दो, ये इंश्योर कर दो कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका, तो इसके पैरेलल जो भी कनेक्ट होंगे उन सब पर पोटेंशियल ड्रॉप VZ के बराबर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर इसके साथ सर्किट में सीरीज वीरीज में कोई भी लगे हैं तो आप कितना भी वोल्टेज चेंज करिए सिस्टम में, वो चेंज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो सीधा ट्रांसफर कर देगा। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये ना वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह, वोल्टेज रेगुलेट करता है। जैसे क्या होता है, जब एक बार VZ को अचीव कर लेता है, तो सपोज ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है, मान लीजिए सिंपल जीनर डायोड एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे बैटरी का, तो वो बढ़ा हुआ वोल्टेज इस पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने ऊपर कितना लेके रहेगा, VZ लेके रहेगा। तो रिमेनिंग वो जो पास वाला है उसको ट्रांसफर करता रहेगा। तो हम कहते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करता है। क्या करता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव होता है। एक तो ये अपने ऊपर वोल्टेज ड्रॉप को अब बढ़ने नहीं देगा, और अगर इसके पैरेलल में कोई कनेक्टेड है तो उस पर ये कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज दे सकता है। समझ में। जैसे मान लो कोई डिवाइस है, आप चाहते हो कि उस पर 30 वोल्ट का ड्रॉप हमेशा बना रहे, तो आपने 30 वोल्ट जीनर वोल्टेज का क्या यूज कर लिया, एक जीनर डायोड यूज कर लिया। बात समझ गए। तो जीनर डायोड जब आप यूज करेंगे तो उसके कंसर्न, अगर आपने उसके पैरेलल लगा दिया तो जीनर डायोड बस उसको ये बता दो कि वो जीनर डायोड की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को बढ़ने नहीं देगा। अभी टाइम हो गया इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसका जो रेगुलेटिंग और जो पार्ट है वो सर्किट हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट होता है कि जीनर डायोड के जैसा ही काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर वो जीनर डायोड जैसा काम कर रहा है तो हम बोलते हैं कि जीनर डायोड ऑन है,
और अगर जीनर डायोड की तरह नहीं, सिर्फ रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जीनर डायोड हमारा ऑफ है, ब्रेकडाउन पे नहीं पहुंचा है। तो कैसे चेक करते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा? कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आप जीनर डायोड में ब्रेकडाउन करा देते हो और सिस्टम इस तरह का होता है कि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। तो ब्रेकडाउन पहले चेक किया जाता है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि जीनर डायोड ऑन है कि ऑफ, और उसके कंसर्न बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी मुझे थोड़ा शीट दे दो। एक बार शीट दे दो जरा।